इजराइल की हवा यहां भी पहुंच गई है। नमस्कार। नेटवर्क 18 के सभी पत्रकार, इस व्यवस्था को देखने वाले सभी साथी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी राइजिंग भारत की चर्चा कर रहे हैं और इसमें स्ट्रेंथ विद इन पर आपका जोर है। यानी साधारण शब्दों में कहूं तो देश के अपने खुद के सामर्थ्य पर आपका फोकस है। और हमारे यहां तो शास्त्रों में कहा गया है, तत्वम असि, यानी जिस ब्रह्म की खोज में हम निकले हैं वो हम ही हैं, वो हमारे भीतर ही है। जो सामर्थ्य हमारे भीतर है उसे हमें पहचानना है। बीते 11 वर्षों में भारत ने अपना वही सामर्थ्य पहचाना है और इस सामर्थ्य को सशक्त करने के लिए आज देश निरंतर प्रयास कर रहा है। साथियों, सामर्थ्य किसी देश में अचानक पैदा नहीं होता। सामर्थ्य पीढ़ियों में बनता है। वो ज्ञान से, परंपरा से, परिश्रम से और अनुभव से निखरता है। लेकिन इतिहास के एक लंबे कालखंड में गुलामी की इतनी शताब्दियों में हमारे सामर्थ्यवान होने की भावना को दूसरे देशों से आयातित विचारधारा ने समाज में कूट-कूट कर ये भर दिया था कि हम अशिक्षित हैं और अनुगामी यानी फॉलोवर हैं। हमारे यहां ये भी कहा गया है, यादशी भावना यश सिद्धिर्भवति त्यादशी, यानी जैसी जिसकी भावना होती है उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। जब भावना में ही हीनता थी तो सिद्धि भी वैसी ही मिल रही है। हम विदेशी तकनीक की नकल करते थे, विदेशी मोहर का इंतजार करते थे। ये वो गुलामी थी जो राजनीतिक और भौगोलिक से ज्यादा मानसिक गुलामी थी। दुर्भाग्य से
आजादी के बाद भी भारत गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाया और इसका नुकसान हम आज तक उठा रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण हम ट्रेड डील्स को लेकर हो रही चर्चा में देख रहे हैं। कुछ लोग चौंक गए हैं कि अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया? विकसित देश भारत से ट्रेड डील्स करने में इतने उत्सुक क्यों हैं? इसका उत्तर है हताशा, निराशा से बाहर निकल रहा आत्मविश्वासी भारत। अगर देश आज भी 2014 से पहले वाली निराशा में होता, फ्रेजाइल 5 में गिना जाता, पॉलिसी पैरालिसिस से गिरा होता, अगर ये हाल होते तो कौन हमारे साथ ट्रेड डील्स करता? अरे हमारी तरफ देखता भी नहीं। लेकिन साथियों, बीते 11 वर्षों में देश की चेतना में नई ऊर्जा का प्रवाह हुआ है। भारत अब अपने खोए हुए सामर्थ्य को वापस पाने का प्रयास कर रहा है। एक समय में जब भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा दबदबा था, तो हमारा क्या सामर्थ्य था? भारत की मैन्युफैक्चरिंग, भारत की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, भारत की अर्थनीति। अब आज का भारत फिर से इन बातों पर फोकस कर रहा है। इसलिए हमने मैन्युफैक्चरिंग पर काम किया, हमने मेक इन इंडिया पर बल दिया, हमने अपने बैंकिंग सिस्टम को सशक्त किया, महंगाई जो डबल डिजिट की दर से भाग रही थी उसको कंट्रोल किया और भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाया। भारत का यही सामर्थ्य है कि दुनिया के विकसित देश सामने से भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए खुद आगे आ रहे हैं। साथियों, जब किसी राष्ट्र के भीतर छिपी हुई उसकी शक्ति जागती है तो वह नई उपलब्धियां हासिल करता है। मैं आपको कुछ और उदाहरण देता हूं। जैसे मैं जब कभी दूसरे देशों के हेड ऑफ द गवर्नमेंट से मिलता हूं तो वो जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति के बारे में सुनने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। जिस भारत में एटीएम भी दुनिया के विकसित देशों की तुलना में काफी समय बाद आया, उस भारत ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम में ग्लोबल लीडरशिप कैसे हासिल कर ली? जहां पर
सरकारी मदद की लीकेज को कड़वा सच मान लिया गया था। वो भारत डीबीटी के जरिए 24 लाख करोड़ रुपए यानी 24 ट्रिलियन रुपीज कैसे लाभार्थियों को भेज पा रहा है। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज पूरे विश्व के लिए चर्चा का विषय बन चुका है। साथियों, दुनिया हैरान होती है कि जिस भारत में 2014 तक करीब 3 करोड़ परिवार अंधेरे में थे, वो आज सोलर पावर कैपेसिटी में दुनिया के टॉप के देशों में कैसे आ गया। जिस भारत के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधरने की कोई उम्मीद न थी, वो भारत आज दुनिया का तीसरा बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश कैसे बन गया। जिस भारत के रेलवे की पहचान सिर्फ लेट लतीफी और धीमी रफ्तार से होती थी, वहां वंदे भारत, नमो भारत ऐसी सेमी हाई स्पीड कनेक्टिविटी कैसे संभव हो पा रही है। साथियों, एक समय था जब भारत नई टेक्नोलॉजी का सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर था। आज भारत नई टेक्नोलॉजी का निर्माता भी है और नए मानक भी स्थापित कर रहा है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने अपने सामर्थ्य को पहचाना है। जिस स्ट्रेंथ विदिन की आप चर्चा कर रहे हैं, ये उसका ही उदाहरण है। साथियों, जब हम गर्व से आगे बढ़ते हैं तो दुनिया हमें जिस नजर से देखती रही है, वो नजर भी बदली है। आप याद कीजिए, कुछ साल पहले तक दुनिया में ग्लोबल मीडिया में भारत के किसी इवेंट की कितनी कम चर्चा होती थी। भारत में होने वाले इवेंट्स को उतनी तवज्जो ही नहीं दी जाती थी। और आज देखिए, भारत जो करता है, जो एक्शन यहां होता है, उसका वैश्विक विश्लेषण होता है। एआई समिट का उदाहरण आपके सामने है। इसी भवन में हुआ है। एआई समिट में 100 से ज्यादा देश शामिल हुए। ग्लोबल नॉर्थ हो या फिर ग्लोबल साउथ, सभी एक साथ एक ही जगह एक टेबल पर बैठे। दुनिया के बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हो या फिर छोटे छोटे स्टार्टअप, सभी एक साथ जुटे। साथियों, अब तक जितनी भी औद्योगिक क्रांतियां आई है, उनमें भारत और पूरा ग्लोबल साउथ सिर्फ फॉलोअर रहा है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में भारत निर्णयों में सहभागी भी है और उन्हें शेप भी कर रहा है। आज हमारे पास खुद का एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम है। डेटा सेंटर में निवेश करने की ताकत है और एआई डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए
जिस पावर की सबसे ज्यादा जरूरत है, उस पर भी भारत तेजी से काम कर रहा है। हमने न्यूक्लियर पावर सेक्टर में जो रिफॉर्म किया है, वो भी भारत के एआई इकोसिस्टम को मजबूती देने में मदद करेगा। साथियों, एआई समिट का आयोजन पूरे भारत के लिए गौरव का पल था, लेकिन दुर्भाग्य से देश की सबसे पुरानी पार्टी ने देश के इस उत्सव को मैला करने का प्रयास किया। विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस ने सिर्फ कपड़े नहीं उतारे, बल्कि इसने कांग्रेस के वैचारिक दिवालियेपन को भी एक्सपोज कर दिया है। जब नाकामी की निराशा, हताशा मन में हो और अहंकार सिर चढ़कर बोलता हो, तब देश को बदनाम करने की ऐसी सोच सामने आती है। जाहिर है, कांग्रेस की इस हरकत से देश में गुस्सा है। इसलिए इन्होंने अपने पाप को सही ठहराने के लिए महात्मा गांधी जी को आगे कर दिया। कांग्रेस हर बार ऐसा ही करती है। जब अपने पाप को छुपाना हो, तो कांग्रेस बापू को आगे कर देती है, और जब अपना गौरवगान करना हो, तो एक ही परिवार को सारा क्रेडिट दे देती है। साथियों, कांग्रेस अब विचारधारा के नाम पर केवल विरोध की टूलकिट बनकर रह गई है, और ये अंध विरोध की मानसिकता इतनी बढ़ गई है कि देश को हर मंच, हर प्लेटफॉर्म पर नीचा दिखाने से नहीं चूकते। देश कुछ भी अच्छा करे, देश के लिए कुछ भी शुभ हो रहा हो, कांग्रेस को विरोध ही करना है। साथियों, मेरे पास एक लंबी सूची है। देश की संसद की नई इमारत बनी, उसका विरोध। संसद के ऊपर अशोक स्तंभ के शेरों का विरोध। अब जिनके बब्बर शेर सामान्य नागरिकों के जूते खा करके भाग रहे थे, उनके संसद भवन के शेर के दांत देख करके डर लग गया उनको। कर्तव्य भवन बना, उसका भी विरोध। सेनाओं ने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसका भी विरोध। बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई, उसका भी विरोध। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका भी विरोध। यानी देश की हर उपलब्धि पर कांग्रेस के टूलकिट से एक ही चीज निकलती है, विरोध। साथियों, देश ने आर्टिकल 370 की दीवार गिराई, देश खुश हुआ, लेकिन कांग्रेस ने विरोध किया। हमने सीएए का कानून बनाया, उसका विरोध। हम महिला आरक्षण कानून लाए, उसका विरोध। 3 तलाक के विरुद्ध कानून लाए, उसका विरोध। हम यूपीआई लेकर आए, उसका विरोध। स्वच्छ भारत अभियान लेकर आए, उसका विरोध। देश ने कोरोना वैक्सीन बनाई, तो उसका भी विरोध। साथियों, लोकतंत्र में विपक्ष का मतलब सिर्फ अंध विरोध नहीं होता। डेमोक्रेसी में विपक्ष का मतलब वैकल्पिक विजन होता है।
इसलिए देश की प्रबुद्ध जनता कांग्रेस को सबक सिखा रही है। आज से नहीं, बीते 4 दशकों से लगातार ये काम देश की जनता कर रही है। मैं जो कहने जा रहा हूं, मीडिया के साथ ही उसका भी जरा एनालिसिस करिएगा। आपको पता लगेगा कि कांग्रेस के वोट चोरी नहीं हो रहे हैं, बल्कि देश के लोग अब कांग्रेस को वोट देने लायक ही नहीं मानते। और इसकी शुरुआत 1984 के बाद ही होनी शुरू हो गई थी। 1984 में कांग्रेस को 39% वोट मिले थे और 400 से अधिक सीटें मिली थी। इसके बाद हुए चुनावों में कांग्रेस के वोट कम ही होते चले गए और आज कांग्रेस की हालत ये है कि देश में सिर्फ 4 राज्य ऐसे बचे हैं जहां कांग्रेस के पास 50 से ज्यादा विधायक है। बीते 40 वर्षों में युवा वोटर्स की संख्या बढ़ती गई और कांग्रेस साफ होती गई। कांग्रेस परिवार की गुलामी में डूबे लोगों का एक क्लब बनकर रह गई है। इसलिए पहले मिलेनियल्स ने कांग्रेस को सबक सिखाया और अब जेन जी भी तैयार बैठी है। साथियों, कांग्रेस और उसके साथियों की सोच इतनी छोटी है कि उन्होंने दूरदृष्टि से काम करने का भी गुनाह बना दिया है। आज जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो कुछ लोग पूछते हैं, इतनी दूर की बात अभी क्यों कर रहे हो? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तब तक मोदी जिंदा थोड़ी रहेगा। सच्चाई ये है कि राष्ट्र निर्माण कभी भी तत्कालिक सोच से नहीं होता। वो एक बड़े विजन, धैर्य और समय पर लिए गए निर्णयों से होता है। मैं कुछ और तथ्य नेटवर्क 18 के दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। भारत हर साल विदेशी समुद्री जहाजों से माल ढुलाई पर 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करता है किराए पर। फर्टिलाइजर के आयात पर हर साल 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। पेट्रोलियम आयात पर हर साल 11 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यानी हर वर्ष लाखों करोड़ रुपए देश से बाहर जा रहे हैं। अगर यही निवेश 20-25 वर्ष पहले आत्मनिर्भरता की दिशा में किया गया होता तो आज ये पूंजी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च, इंडस्ट्री, किसान और युवाओं की क्षमताओं को मजबूत कर रही होती। आज हमारी सरकार इसी सोच के साथ काम कर रही है। विदेशी जहाजों को 6 लाख करोड़ रुपए ना देना पड़े, इसलिए भारत शिपिंग और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किए जा रहा है।
फर्टिलाइजर का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नए प्लांट लग रहे हैं। नैनो यूरिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करने के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, सोलर और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की प्राथमिकता दी जा रही है। और साथियों, हमें भविष्य की ओर देखते हुए भी आज ही निर्णय लेने हैं। इसलिए आज भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। रक्षा उत्पादन में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में, क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में और उसमें निवेश आने वाले दशकों की आर्थिक सुरक्षा की नींव है। 2047 का लक्ष्य कोई राजनीतिक नारा नहीं है। यह उस ऐतिहासिक भूल को सुधारने का संकल्प भी है जहां कांग्रेस की सरकारों के समय कई क्षेत्रों में समय रहते निवेश नहीं किया। आज अगर हम खुद स्वदेशी जहाज, स्वदेशी शिप बनाएंगे, खुद एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे, खुद नई टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां इंपोर्ट की बोझ की नहीं, एक्सपोर्ट की क्षमता पर चर्चा करेगी। राष्ट्र की प्रगति आज की सुविधा से नहीं, कल की तैयारी से तय होती है। और दूरदृष्टि से की गई मेहनत ही 2047 के आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध भारत की आधारशिला है। और इसके लिए कांग्रेस अपने कितने ही कपड़े फाड़ ले, हम निरंतर काम करते रहेंगे। साथियों, राष्ट्र निर्माण की, नेशन बिल्डिंग की एक बहुत अहम शर्त होती है नेक नीयत की। कांग्रेस और उसके साथी दल इसमें भी फेल रहे हैं। कांग्रेस और उसके साथियों ने कभी नेक नीयत के साथ काम नहीं किया। गरीब का दुख, उसकी तकलीफ से भी इन्हें कोई वास्ता नहीं है। जैसे बंगाल में आज तक आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं हुई। अगर नेक नीयत होती तो क्या गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली इस योजना को बंगाल में रोका जाता क्या? नहीं। आप भी जानते हैं कि देश में पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए पक्के घर बनवाए जा रहे हैं। नेटवर्क 18 के दर्शकों को मैं एक और आंकड़ा देता हूं। तमिलनाडु के गरीब परिवारों के लिए करीब 9.5 लाख पक्के घर अलॉट किए गए हैं। 9.5 लाख। लेकिन इनमें से 3 लाख घरों का निर्माण अटक गया है। क्यों? क्योंकि डीएमके सरकार गरीबों के इन घरों के निर्माण में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है नियत,
नेक नहीं है। साथियों, मैं आपको एग्रीकल्चर सेक्टर का भी उदाहरण देता हूं। कांग्रेस के समय में खेती किसानी को अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। छोटे किसानों को कोई पूछता ही नहीं था। फसल बीमा का हाल बेहाल था। एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट फाइलों में दबा दी गई थी। कांग्रेस बजट में घोषणाएं जरूर करती थी, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होता था, क्योंकि उसकी नीयत ही नहीं थी। हमने देश के किसानों के लिए नेक नीयत के साथ काम करना शुरू किया और आज उसके परिणाम दुनिया देख रही है। आज भारत दुनिया के बड़े एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर में से एक बन रहा है। हमने हर स्तर पर किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच बनाया है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक जमा किए गए हैं। हमने लागत का 1.5 गुना एमएसपी तय किया और रिकॉर्ड खरीद भी की है। मैं आपको सिर्फ दाल का ही आंकड़ा देता हूं। यूपीए सरकार ने 10 साल में सिर्फ 6 लाख मैट्रिक टन दाल किसानों से एमएसपी पर खरीदी। 6 लाख मैट्रिक टन। और हमारी सरकार अभी तक करीब 170 लाख मैट्रिक टन यानी लगभग 30 गुना अधिक दाल एमएसपी पर खरीद कर चुकी है। अब आप तय करिए कौन किसानों के लिए काम करता है। साथियों, यूपीए सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए भी किसानों को मदद देने में कंजूसी करती थी। अपने 10 साल में यूपीए सरकार ने 7 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण किसानों को दिया, 7 लाख करोड़ रुपए, जबकि हमारी सरकार इससे 4 गुना अधिक यानी 28 लाख करोड़ रुपए दे चुकी है। यूपीए सरकार के दौरान जहां सिर्फ 5 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलता था, आज ये संख्या 2 गुने से भी अधिक करीब करीब 12 करोड़ किसानों को पहुंची है। यानी देश के छोटे किसान को भी पहली बार मदद मिली है। हमारी सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच भी किसानों को दिया। इसके तहत करीब 2 लाख करोड़ रुपए किसानों को संकट के समय मिल चुके हैं। हम नेक नियत से काम कर रहे हैं, इसलिए भारत के किसानों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और आय में भी वृद्धि हो रही है। साथियों, 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। अब अगला चरण भारत के विकास का निर्णायक दौर है। वर्तमान में लिए गए निर्णय ही भविष्य की दिशा तय करेंगे। हमें अपने सामर्थ्य को पहचानते हुए, उसे बढ़ाते हुए आगे चलना है। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में श्रेष्ठता को लक्ष्य बनाए। हर संस्था एक्सीलेंस को अपना संस्कार बनाए। हम सिर्फ उत्पाद न बनाएं, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं। हम सिर्फ रूटीन काम न करें, वर्ल्ड क्लास काम करें।
हम क्षमता को परफॉर्मेंस में बदले। मैंने लाल किले से कहा है, यही समय है, सही समय है। यही समय है भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म, सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम. That's the नेक नियत Pradhan Narendra Modi has for Bharat. A bigger round of applause for the captain of this ship. बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी.